चार मूल तत्व एक तरह से पार्मेनिडीज हेरेक्लिट्स एक दूसरे के सीधे सीधे विलोम थे। पार्मेनिडीज के तर्क ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई चीज़ बदल नहीं सकती। हेरेक्लिट्स के इंद्रिय जनित ज्ञान ने भी इतना तो स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति निरंतर परिवर्तन की अवस्था में बनी रहती है। इनमें से सही कौन था? क्या हम तर्क से शासित हो या हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर होना चाहिए? पार्मेनिडीज और हेरेक्लिट्स दोनों ही दो बातें कहते हैं। पार्मेनिडीज कहता है कोई चीज़ बदल नहीं सकती और हमारा इंद्रिय जनित अनुभव इसलिए भरोसे के लायक नहीं है। हेरेक्लिट्स दूसरी ओर कहता है प्रत्येक चीज़ बदलती है, सब चीज़ें बहाव में हैं और हमारे इंद्रिय जनित अनुभव निर्भर करने योग्य हैं। दार्शनिकों में आपस में इससे अधिक असहमति नहीं हो सकती। किंतु सही कौन था? सिसिली के एम्पीडोक्लीज 490 से 430 ईसा पूर्व ने यह तय करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि जिस उलझन में हम आ पड़े हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखलाए। उसका विचार था कि पार्मेनिडीज और हेरेक्लिट्स दोनों ही अपने एक एक दावे पर जोर देने में सही थे, किंतु दूसरे में गलत। एम्पीडोक्लीज के अनुसार उनकी आधारभूत असहमति का कारण यह था कि दोनों ही दार्शनिकों ने केवल एक तत्व की उपस्थिति को ही माना था। यदि यह बात सही होती तो इन दो के बीच की दूरी यानी तर्क क्या आदेश देता है और हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं पाटी नहीं जा सकती। पानी स्पष्टतः बदलकर एक मछली या तितली नहीं बन सकता। वास्तव में पानी बदल ही नहीं सकता। शुद्ध पानी ही बना रहेगा। अतः पार्मेनिडीज यह मानने में सही था कि कुछ भी नहीं बदलता, किंतु इसके साथ ही एम्पीडोक्लीज हेरेक्लिट्स से इस विचार पर सहमत था कि हमें अपनी इंद्रियों से प्राप्त प्रमाण पर विश्वास करना चाहिए। जो हम देखते हैं उस पर विश्वास करना चाहिए और जो हम देख रहे हैं वह यही तो है कि प्रकृति बदलती रहती है। एम्पीडोक्लीज ने निष्कर्ष निकाला कि मात्रा एक आधारभूत सार तत्व के विचार को अस्वीकार करना अनिवार्य था। अकेले ना तो पानी और ना हवा बदलकर झाड़ी का गुलाब या तितली बन सकते हैं। प्रकृति का स्रोत संभवतः अकेले एक तत्व नहीं हो सकता। एम्पीडोक्लीज का मानना था कि कुल मिलाकर प्रकृति चार तत्वों या जड़ों से बनी है, जैसा वह उन्हें परिभाषित करता था। यह चार जड़ें थीं पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी। सारी प्राकृतिक क्रियाएं इन चार तत्वों के एक साथ मिल जाने या अलग हो जाने के कारण होती थी, क्योंकि सब चीज़ें पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी के मिश्रण से ही तो बनी थी। हाँ, उनका अनुपात भिन्न भिन्न होता है। वह कहता था जब एक फूल या एक जानवर मरता है तो चारों तत्व फिर अलग अलग हो जाते हैं, किंतु हम इन परिवर्तनों को अपनी खुली आंखों से नोट कर सकते हैं। किंतु पृथ्वी, मिट्टी और पानी, अग्नि और पानी बराबर बने रहते हैं। यह उन यौगिकों से अछूते रहते हैं जिनका यह भाग होते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि हर चीज़ बदलती है। मूल रूप से कुछ भी नहीं बदलता। होता यह है कि चारों तत्व मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। केवल कभी फिर से दोबारा मिलने के लिए हम इसकी तुलना एक पेंटिंग से कर सकते हैं। यदि पेंटर के पास एक ही रंग है, उदाहरण के लिए लाल, तो वह हर पेड़ पेंट नहीं कर सकता। किंतु यदि उसके पास पीला, लाल, नीला और काला रंग है तो वह सैकड़ों अलग अलग रंगों की पेंटिंग बना सकता है, क्योंकि वह इन रंगों को कम या अधिक मात्रा एवं अनुपात में मिला सकता है। रसोई से एक उदाहरण भी इसी चीज़ को स्पष्ट करता है। यदि मेरे पास केवल आटा है और मुझे बनाना है केक, तो केवल आटे से केक बनाने के लिए मुझे जादूगरी आनी आवश्यक है। किंतु यदि मेरे पास अंडे, आटा, दूध और चीनी है
तब मैं कितने ही प्रकार के अलग अलग केक बना सकता हूँ। यह कोई केवल आकस्मिक बात नहीं थी कि एम्पीडोक्लीज ने पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि को प्रकृति की जड़ों की तरह चुना। उससे पहले के कई दार्शनिकों ने यह दिखलाने का प्रयास किया था कि आदिसार तत्व पानी, हवा या अग्नि में से ही कोई एक होना चाहिए। थेल्स और एनाक्सीमेनीज ने यह इशारा किया था कि पानी और हवा दोनों ही भौतिक जगत के आवश्यक तत्व थे। यूनानी मानते थे कि अग्नि भी अत्यावश्यक है। उन्होंने उदाहरण के लिए सब जीवित प्राणियों के लिए सूर्य के महत्व को पहचाना था और वे यह भी जानते थे कि जानवर और मनुष्य दोनों ही के शरीर में ऊष्मा होती है। एम्पीडोक्लीज ने लकड़ी के एक टुकड़े को जलते हुए देखा होगा। कोई चीज़ विखंडित होती है, हम इसे चटकते और छितराते देखते हैं। यह पानी है। कोई चीज़ धुआं बनकर ऊपर जाती है, यह हवा है। अग्नि को तो हम देख सकते हैं। आग के बुझ जाने के बाद भी कोई चीज़ शेष रह जाती है, यह राख है या पृथ्वी। एम्पीडोक्लीज द्वारा प्रकृति के रूपांतरों का जड़ों के मेल मिश्रण और विच्छेदन के रूप में सफाई देने के बाद भी कुछ शेष था जिसका स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक था। यह तत्व किस प्रक्रिया से मिलते हैं ताकि नए जीवन का प्रादुर्भाव हो सके। और उदाहरण के लिए फूल का मिश्रण फिर किस कारण विखंडित हो जाते हैं। एम्पीडोक्लीज ने माना कि प्रकृति में दो भिन्न शक्तियां कार्यरत हैं। वे उन्हें प्रेम और संघर्ष कहता है। प्रेम चीज़ों को जोड़कर इकट्ठा करता है और संघर्ष उन्हें अलग अलग कर देता है। वह सार तत्व शक्ति के बीच भेद करता है। यह ध्यान देने योग्य है, आज भी वैज्ञानिक तत्वों और प्राकृतिक शक्तियों के बीच विभेद है। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि सारी प्रकृति प्रक्रियाओं को और अनेक प्राकृतिक शक्तियों के बीच अंतरक्रिया के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। एम्पीडोक्लीज ने यह प्रश्न उठाया कि जब हम किसी चीज़ का ज्ञानानुभव करते हैं तो क्या होता है। मैं फूल को कैसे देख सकता हूँ? उदाहरण के लिए वह क्या है जो होता है? क्या तुमने कभी इस विषय में सोचा है? सोफी। एम्पीडोक्लीज का मानना था कि प्रकृति में अन्य चीज़ों के समान ही आँखें भी पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी की बनी होती हैं। अतः मेरी आँख में पृथ्वी मेरे चारों ओर वातावरण में समाहित पृथ्वी को महसूस करती है। हवा उसे महसूस करती है कि जो हवा का बना है। अग्नि उसे महसूस करती है जो मेरे वातावरण में अग्नि का बना है। और पानी उसे महसूस करता है जो पानी का बना है। यदि मेरी आँखों में इन चार सार पदार्थों में से किसी एक की भी कमी होती है तो मैं सारी प्रकृति नहीं देख सकता था। आज इतना ही, शेष कल।